लोग बात करेंगे एक न्यू टॉपिक्स के बारे में। फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक्स होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबों के एग्जाम के लिए, है ना। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, आप कंपटीशन में करें या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, ठीक ना। तो उसके लिए टॉपिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसीलिए इसको हमने कवर करने के लिए आज आया है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है तो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्लियर है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक्स में बात करेंगे। टॉपिक्स में क्या है मेरा, कूलॉम्स लॉ। मीन्स कूलॉम साहब जो थे वो किस जो लॉ दिए थे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वो किस तरह के लॉ दिए थे उसके बारे में हम लोग को आज जाना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं और काफ़ी इजी प्रश्न आते हैं। अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपसे इससे प्रश्न 100% बन जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड में क्या लिखा हुआ है इसको अगर पढ़िएगा तो थोड़ा सा चकरा जाइएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं है क्या है ना, तब इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा ये, ठीक ना। तो कूलॉम साहब ने क्या बोला था कि जैसे हमने दो चार्ज लिया, Q1 इसमें चार्ज है और Q2 इसमें, याद रखना इसमें Q1 और इसमें Q2 दो चार्ज है, और इन दोनों चार्ज के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ना। मान लीजिए इन दोनों चार्ज के बीच r डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। क्लियर है, दो चार्ज लिया Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच डिस्टेंस r डिस्टेंस है। इतना तक क्लियर है। उसके बाद कूलॉम साहब ने क्या किया कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अगर लाइक चार्ज रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर अनलाइक चार्ज रहेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। मीन्स अनलाइक चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा बोला चला गया, ठीक ना। तो पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है और r डिस्टेंस पर है ना। दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी धक्का देगा, ठीक। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और r डिस्टेंस पे, ये दोनों अपने आप में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा एक तरह। क्लियर कंसेप्ट, ठीक। इसके बाद इसने क्या बोला कि दो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, r डिस्टेंस होगा, ठीक। उसके बाद इसने क्या कहा कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इन दोनों चार्ज के बीच। इन दोनों चार्जों के बीच का जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, इन दोनों चार्ज के गुणनफल का, है ना। यानी Q1 एंड Q2 जो चार्ज था मेरा, उन दोनों का गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फोर्स। इतना समझ सकते हैं आप, ठीक ना। उसके बाद एक डिस्टेंस भी आर, और इसने क्या किया कि चार्ज का गुणनफल का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा ही, बट वो जो डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर कर दीजिए, इन्वर्सली स्क्वायर, यानी कि r का क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। वो समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अगर पढ़े, इसने बोला है अगर कोई दो आवेश, हमने बताया दो आवेश Q1 एंड Q2, ठीक ना, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस पर हो, r डिस्टेंस पर हो, ठीक ना। तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मीन्स दोनों चार्ज के आवेशों के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच का जो डिस्टेंस r था उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए कि यहाँ एक चार्ज Q1 है और यहाँ एक चार्ज Q2 है। फिगर से थोड़ा समझते हैं हम लोग, और हमने बताया इनके बीच का डिस्टेंस कितना r है। क्लियर है, Q1 एंड Q2 दो चार्ज हैं, इसके बीच का डिस्टेंस r है। हो सकता है Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो सकता है Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो, ठीक ना। तो इसका हमने अभी प्रॉपर्टीज बता दिया। अगर पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन करेगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को अपनी ओर, ठीक। इतना तो हो गया। अब हमने क्या पढ़ा कि ये जो दोनों चार्ज है इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इन दोनों चार्ज के गुणनफल के। मीन्स अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यही दोनों चार्ज है और इसका गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वैद्युत आकर्षण बल। क्लियर है, एक इक्वेशन यहाँ से आया, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। मीन्स अगर बात करें हम लोग इस तरह से F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। इसका इन्वर्सली है और वर्ग का भी है, तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड निकलेगा। क्लियर है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग को एक जगह ऐड कर देना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक जगह ऐड कर देना है। वो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। काफ़ी इजी वे में समझा रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से समझेंगे हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर हम r² को यहाँ लगा दें, F का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया, F का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज हो गया Q1 एंड
Q2, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक ना। नेक्स्ट अब हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग को पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट ये छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट छोड़ के जाता है F इक्वल टू K छोड़ के जाता है, ठीक ना। K Q1 एंड Q2 होगा, है ना। K Q1 एंड Q2 बाय R स्क्वायर, ये आपका एक तरह का फॉर्मूला निकल जाता है। F बराबर K Q1 एंड Q2 बाय R स्क्वायर। K क्या है, K कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे आया है, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक ही समाप्त नहीं होता है, अब यही मेन खेला शुरू होता है कि आपको K का वैल्यू पूछ देगा, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग इधर देखेंगे, जैसे वहाँ से डायरेक्ट हम लोग कहाँ आए, यहाँ आए, ध्यान रखना है बोर्ड की तरफ, ठीक। तो F बराबर K Q1 Q2 निकला है मेरा, है ना। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना निकला है। अब क्या होता है कि K का वैल्यू होता है 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, वो फ्री स्पेस के लिए, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, ठीक ना। तो K का वैल्यू अगर लिखना चाहिए हम लोग 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस के लिए, ठीक ना। यानी कि निर्वात में जो है इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वैद्युतशीलता बोलते हैं हिंदी में, है ना। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अलग होता है। उसके बाद इसमें हम लोग जो देख रहे हैं K का वैल्यू, वो निर्वात में देख रहे हैं, ठीक। इस फ्री स्पेस में 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो K का वैल्यू आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखना है, ठीक ना। हमने क्या बताया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, क्लियर है। इसको याद रखना है, सिर्फ इसी से आपका काम हो जाएगा। तो टोटली जो यहाँ फोर्स का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ जाएगा, टोटली फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू 9 × 10⁹ लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको जिस तरह से आप घुमाना चाहे उस तरह से आप घुमा सकते हैं, क्लियर है। तो थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा सा और देखने के लिए जगह चाहिए, है ना। थोड़ा सा और देखने के लिए जगह चाहिए, तो जगह हमें मिल गया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा और देखते हैं क्या। अब बताइए, ये अगर आपको टोटली K का वैल्यू ना पूछे, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ना पूछ के एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ दे, सिर्फ क्या, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ दे, तो वहाँ से भी आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डायरेक्ट आपको लिख देना है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। मीन्स क्या करना है कि K का जो आपका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक, उसी को क्या करना है, बस उल्टा देना है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, मीन्स वैद्युतशीलता का आ जाएगा आपका मात्रक। और इसका वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या आप इसको टोटली को आप लिख लीजिए, है ना। टोटली जितना भी हमने पॉइंट्स बताया टोटली को लिख लीजिए, और हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा भी है, इसको अगर लिख लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि अगर डेफिनेशन पूछे तो आपको डेफिनेशन देने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। तो वहाँ से सारा चीज़ यहाँ तक आता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अब एक अच्छा सा टर्म के बारे में। अच्छा सा टर्म क्या होगा कि हम लोग डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उससे प्रश्न आते रहते हैं। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लोग थोड़ा सा यानी कि शॉर्ट वे में देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, बस उसका यूनिट देखेंगे, जहाँ तक उसका प्रश्न आता है वहाँ तक हम लोग देख लेंगे, अभी क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट्स कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में सीखेंगे, आवेश के घनत्व के बारे में, ठीक ना, क्लियर। तो आइए बात करते हैं हम लोग क्या, चार्ज डेंसिटी के बारे में, मीन्स आवेश का घनत्व, आवेश घनत्व के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मीन्स रैखिक आवेश घनत्व। हमने दोनों मीडियम लिखा है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। रैखिक आवेश घनत्व, इसकी बात करें अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की, नाम से ही पता कीजिए लीनियर मीन्स एक ही लंबाई में जाएगा, एक ही वे में जाएगा। तो एक ही वे में जाएगा तो ये लेंथ एक तरह का हो गया। इस तरह से अगर चार्ज आए तो ये एक तरह का आपको लेंथ दिखाई दे रहा होगा, याद रखने का हम बता रहे हैं, है ना। तो इसको याद किस तरह से रखेंगे, लीनियर से पता करेंगे, लीनियर, ठीक ना। लीनियर मीन्स प्रति एकांक लंबाई में, अगर प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। हमने क्या बोला, प्रति एकांक लंबाई में आवेशों की जो मात्रा होती है, मीन्स चार्ज की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगी, रैखिक आवेश घनत्व कहलाएगी। डिफिनेशन बता दी हमने। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहिए, इसको डिनोट जो करते हैं हम लोग वो लैम्डा से करते हैं। आपको लैम्डा दिखेगा
एग्जाम हॉल में, ठीक ना। तो इसका याद रखना है, डिनोट जो करते हैं उसको लैम्डा से करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, हमने अभी डिफिनेशन क्या बताया कि प्रति एकांक लंबाई पर, मीन्स प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की कुल मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, है ना, यह आ जाए लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, चार्ज पर लेंथ, है ना। ये भी हो सकता है। आपको सिंपल माइंड में क्या रखना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो प्रति एकांक लंबाई पर जितना टोटल आवेश होगा वही उसका क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका अगर मात्रक लिखना चाहें तो क्यू है, चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं, और लेंथ है, लेंथ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, लेंथ को मीटर में मापते हैं, तो कूलम अपॉन मीटर या कूलम पर मीटर, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा हर एक जगह, है ना। तो यहाँ से पर सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, कूलम पर मीटर पढ़ना है। क्लियर है इसका, ठीक। उसके बाद इसीलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सतह आवेश घनत्व। सतह आवेश घनत्व से पता चल रहा होगा कि यहाँ लेंथ एंड ब्रीथ का बात हो रहा है, मीन्स एरिया का बात हो रहा है। तो यहाँ टोटली हम लोग क्या देखेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो कुल आवेश की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है, सतह आवेश घनत्व। इसका नाम पर ही सारा डिफिनेशन छुपा हुआ है, सतह आवेश घनत्व। मीन्स क्या बात कर रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल मीन्स सतह पर, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना टोटल आवेश है, कुल आवेश जो मात्रा है उसका, वही क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है, सतह आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, सतह आवेश घनत्व कहलाता है। क्लियर है। थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है ना, तो थोड़ा गला प्रॉब्लम में है, तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ मोटापन में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग थोड़ा सा ठीक कर देंगे जब एडिटिंग के टाइम में आएंगे, ठीक ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या देखे हम लोग ने कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो टोटल आवेश की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। नहीं भूलिएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे करते हैं, सिग्मा से। डिनोटेड चिन्ह याद रखना है, लेमडा से करते हैं लीनियर को, सरफेस को करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एरिया, क्योंकि प्रति एकांक एरिया पर ही टोटल आवेश की संख्या उसी क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक मेन चीज़ देखेंगे, क्यू इक्वल टू एरिया यानी कि चार्ज अपॉन एरिया हो गया। जो चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं, अपॉन एरिया के लिए क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर क्रॉस मीटर लिखिए ना, क्योंकि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई को मीटर मापते हैं और चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, तो इसलिए हमने लिखा मीटर इंटू मीटर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है। वो आपके हाथ पर है कि आप किस तरह से इसको ज़्यादा एक्सटेंशन में एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, ठीक ना। थर्ड देखेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, किससे, रो से। इसका बात करें अगर हम लोग, तो ये क्या होगा, प्रति एकांक आयतन पर जो लगने वाला प्रति एकांक आयतन पर जो कुल आवेश होगा वही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। प्रति एकांक आयतन पर जो टोटल जो आपका चार्ज होगा, आवेश होगा, वही क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसी तरह से क्यू अपॉन भी हो जाएगा, ये रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, रो इक्वल टू क्यू अपॉन भी मीन्स चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं। चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो कूलम पर मीटर क्यूब। आई होप कि यहाँ तक कोई क्लियर नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर होगा आप सब होगा। ठीक, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने क्या देखा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल अपॉन चार्ज इक्वल टू लेंथ, उसको सरफेस चार्ज सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, वॉल्यूम चार्ज रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी मीन्स चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये टोटली तीनों कंसेप्ट था, आपको अच्छे समझ में आया होगा, आई होप, है ना। हमने अच्छे से बताने की कोशिश की। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इसका ऐसा यूनिट जो मेन होता है उसको हमने देखा, ऐसा यूनिट को भी देखा। और अगर फॉर्मूला डायरेक्ट आपको दे दे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर नहीं पढ़े, आप ही समझिएगा, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होते और आपने कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी से मिला ही नहीं, आपको और प्रश्न पूछ दे, बताइए कितना इजी प्रश्न होगा। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए लगा देना, चार्ज दे देगा आपको, एरिया दे देगा, तो आप ये दोनों करके आप आराम से आंसर उसका नहीं निकाल सकते हैं।
आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आप इस तरह के प्रश्न को नहीं छोड़िए, क्योंकि हमने बता दिया है। अगर आप नहीं पढ़े होते तो छोड़ सकते हैं, मगर आप पढ़ लिए हैं अब, तो आपसे नहीं छूटना चाहिए, ये ऐसा है आपसे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास हम लोग ने क्या देखा, कूलॉम्स लॉ देखा, टोटली कूलॉम्स लॉ, और उसका कितना कितना वैल्यू होता है टोटली वो हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, चार्ज का थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में बात किया। 3 तरह के चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सबके बारे में हमने फॉर्मूला और ऐसा यूनिट को भी देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक्स को देखेंगे। आज क्लास बस यही तक रखते हैं, मस्त रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में।